प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण बिंदु लाए हैं। कार्यपालिका वर्सेस न्यायपालिका और अधिवक्ता और बार के माध्यम से माननीय न्यायाधीश चुने जाते हैं और यहाँ पर यूपीएससी के माध्यम से आईपीएस और अन्य का संचालन होता है और शासन व्यवस्था पूरी तरह से मुख्यमंत्री के हाथ में होती है, लेकिन सब कुछ आईपीसी सीआरपीसी से गवर्न होता है और उससे ऊपर भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान के संरक्षक अधिवक्ता और न्यायपालिका है। इसके बाद में अधिवक्ता न्यायिक परिसर का अधिकारी है। ये बात आईएएस आईपीएस बिल्कुल न भूलें। दूसरी बात, जो अधिवक्ता भाई सरकारी अधिवक्ता हैं, महाधिवक्ता हैं, वो भी अधिवक्ता समाज का ही अंग है। जिस तरह से अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और आज अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जा रही है, मैं तो मानता हूं कि मुख्यमंत्री के आगे गिड़गिड़ाने से अच्छा है मुख्यमंत्री को एक रिप्रेजेंटेशन जाए, भारत सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन जाए कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट आवश्यक क्यों है और अब तक कितने वकीलों की हत्याएं हुई हैं, उसका रिकॉर्ड हाई कोर्ट में पेश किया जाए। और प्रमुख सचिव तो पार्टी रहेंगे ही और ज़रूरत पड़े तो परमिशन लेकर मुख्यमंत्री को भी पार्टी बना दिया जाए। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में याचिका दाखिल की जाए और फिर अगर हाई कोर्ट से ऑर्डर होता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे मुख्य संरक्षक माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय डीवाई चंद्रचूड़ साहब की कोर्ट में जा कर के इसका फैसला आएगा। और बार बार मुख्यमंत्री से मिलने की ज़रूरत मैं समझता हूँ कानूनी रूप से नहीं है, क्योंकि मैंने विधि की पढ़ाई की है। मुख्यमंत्री सर्वोपरि नहीं है। दूसरी बात, अधिवक्ताओं के ऊपर आए दिन पुलिस हमला करती है, जानलेवा हमला करती है। इसका जवाब है कि अभी से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम बनाया है, कोई भी अधिवक्ता यदि न्यायिक कार्य से जा रहा है, पुलिस का कितना भी बड़ा अफसर डीजीपी से लगा करके कांस्टेबल तक अगर रोकता है और या कुछ करता है तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, अगर पुलिस के अधिकारी बार बार ऐसा कर रहे हैं तो उनको चिन्हित करके उनके परिवार और उनको न्यायिक सहायता वकालतनामा न लगाया जाए। दूसरी बात, उनके भ्रष्टाचारों की व्यक्तिगत जांच कराने के लिए पीआईएल हाई कोर्ट में दाखिल की जाए। जैसे कि बहुत से ऐसे मामले हैं पुलिस के, लाइसेंस गलत तरीके से ये लोग देते हैं, शस्त्र लाइसेंस, और आय से अधिक संपत्ति का मामला सभी के पास लगभग है। दूसरी बात, रिप्रेजेंटेशन देने के बाद अगर मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करते हैं तो किसी भी राज्य का मामला हो, मुख्यमंत्री को बाय नेम पार्टी बनाया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, अगर अधिवक्ता का मामला है तो केवल कागज खर्च पर ही हाई कोर्ट के अधिवक्ता कंटेम्प्ट की कार्रवाई करें और न्यायिक परिसर में अगर कोई भी पुलिस का कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अगर वो मिल जाता है तो उसका वाहन चेक करिए, जो अधिकार है वो उनका पालन करिए। और एक अधिकार अधिवक्ताओं को और भी है, चाहे कोई पुलिस का अधिकारी हो या पुलिस वाला हो या कोई आम नागरिक हो या कोई आईएएस ऑफिसर हो, यदि आपसे बदतमीजी करता है तो आपको अधिकार है कि उसको पकड़ करके संबंधित कोर्ट में एप्लीकेशन के साथ सीजीएम की कोर्ट में पकड़ करके पेश करें और सबूतों के साथ बताएं कोर्ट को कि इनके द्वारा हमारे साथ ऐसा किया गया है, तो सीजीएम के आदेश पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। किसी भी अपराधी को सीधे न्यायालय में पेश करने का अधिकार है। दूसरी बात, पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई अलग होगी, मानवाधिकार की कार्रवाई अलग होगी और आप सभी उस अधिकारी को अलग अलग घटनाओं को कारित करते हुए दिखाकर
सब कहीं परिवाद की कार्रवाई दाखिल करें और एंटी करप्शन और सब जगह सीबीआई ईडी सब कहीं एप्लीकेशन दे करके रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करवाएं तथा अपनी सुरक्षा की भी मांग कोर्ट से करें। जब हमारा संरक्षक संविधान है, चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट है, तो राज्य सरकार के आगे गिड़गिड़ाना कैसा। हम लोग हड़ताल पर जाने से अच्छा है कि कानूनी कार्रवाई करें। और मैं विशेष धन्यवाद पवार साहब को देता हूं, जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में भी हाई कोर्ट है, इलाहाबाद में भी हाई कोर्ट है, तो इलाहाबाद चीफ जस्टिस साहब पवार साहब इस समय हैं। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। सीतापुर में वकील बनाम पुलिस की घटना हो चुकी है जिसमें हाई कोर्ट का रवैया बहुत ख़राब था, और वर्तमान समय में पवार साहब ने तुरंत संज्ञान लिया, तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया और पूरी कार्रवाई की जा रही है। और ये बहुत कि हम अधिवक्ता, जो भी अधिवक्ता बंधु हैं, क्योंकि अभी मेरा अधिवक्ता बनने की प्रक्रिया प्रोसेस में है, जो भी अधिवक्ता हैं उनके लिए बड़ी सम्मानजनक बात है, जो भी विधि के छात्र हैं उनके लिए बड़ी सम्मानजनक बात है। और मैं उनको, चीफ जस्टिस साहब को व्यक्तिगत रूप से प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अधिवक्ताओं के सम्मान की रक्षा की। उत्तर प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव, राज्य सरकार हाई कोर्ट से सुपीरियर नहीं है, किसी भी स्थिति में सुपीरियर नहीं। इनका कोई भी अधिकारी, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे आईपीएस हो, किसी भी स्थिति में हाई कोर्ट से सुपीरियर नहीं है। अधिवक्ता न्यायिक परिसर का अधिकारी है और विद्वान है। ऐसी स्थिति में इनके आगे पीछे घूमने का कोई मतलब नहीं है। कागज़ का जवाब कागज़ है और विभिन्न योजनाओं की जांच करिए, ये आपका अधिकार है। क्योंकि जो भी पैसा विश्व बैंक के द्वारा आपके ऊपर लगाया जा रहा है, आप उसके कर्जदार हैं, हर नागरिक कर्जदार है। आप एक एक चीज़ की जांच कराइए, प्रोटेक्शन लीजिए और कार्रवाई कीजिए। अगर कानून को अपने हाथ में कभी मत लीजिए। मैं तो चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2007 में पुलिस द्वारा उनके साथ घटना घटित की गई, पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया। इसके बाद में हमने भी प्रार्थना की और सभी ने प्रार्थना की कि योगी साहब मुख्यमंत्री बने। अगर इस तरह से अधिकारियों को योगी साहब प्रोटेक्शन देंगे और अधिवक्ताओं के अधिकार को कुचला जाएगा, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी आजीवन नहीं होती है। चुनाव में चीज़ें बदलती हैं और अधिवक्ताओं की संख्या ज़्यादा है। और मैं बार बार मेरे मन में एक विचार आता है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कैसे शुक्रिया अदा करूं, कैसे उनका सम्मान करूं। उनके द्वारा मेरे जीवन काल में प्रथम बार सो मोटो लिया गया और कार्रवाई की गई। अधिकतर अधिवक्ता और बार के द्वारा ही माननीय न्यायाधीश नामित होते हैं। इसके बाद में जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ महिला अधिवक्ताओं के ऊपर, राष्ट्रीय महिला आयोग हमेशा सोता रहता है। इसकी भी नींद हाई कोर्ट से जगाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको एक बात बता दूं कि मैं AP सिंह, मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, मैं अपने ट्रस्ट से निजी लाभ नहीं लेता हूं। और जैसे अमेरिका, US आदि में मानवाधिकार संगठन है, ऐसे यहाँ भी हैं। और मैंने हमेशा से पहले से मैं कहता आया हूँ कि मोदी सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में सिविल सोसाइटी, ट्रस्ट
का कोई सम्मान नहीं है और मानवाधिकारों का सम्मान नहीं है। यह बात बाइडेन साहब भी भारत में आने के बाद दूसरे देश में प्रतिक्रिया देते हैं। प्रेस, पत्रकार समाज का एक आईना है। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को मना करते हैं तो ये विश्व समुदाय को एक संदेश जाता है कि इस देश में मानवाधिकारों की स्थिति क्या है। और मानवाधिकारों का सबसे ज़्यादा हनन पुलिस करती है। कहने को तो नोडल अधिकारी बने हैं, अधिकारियों को मुख्य संरक्षण जाता है उनका ट्रांसफ़र न करना, आरोपी से जांच कराना, आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना, आय से अधिक की संपत्ति की जांच न करना, जनता द्वारा आए गए प्रार्थना पत्रों पर कार्रवाई न करना। ये एक प्रमुख बिंदु है। जनता द्वारा टैक्स पेयर के पैसे का महालेखा परीक्षक से ऑडिट न कराना, ये भ्रष्टाचार की बुनियाद है और आज से नहीं 2 दशक से उत्तर प्रदेश सरकार में होता आया है। और मैं एक बार और बता दूं, 2 दशक से अधिक जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं सबने गृह विभाग को अपने हृदय से चिपका के रखा है। इसका कहीं कोई गृह मंत्री यूपी में बना ही नहीं। और एक विगत बात और बता दूं, भ्रष्टाचार की एक बुनियाद है कार्यपालिका में कौन आता है? IAS IPS आते हैं और अन्य आते हैं, कर्मचारी आते हैं। और मुख्य सुरक्षा का दायित्व IPS के पास है और अन्य योजनाओं के संचालन का कार्य और शिष्टता IAS ऑफिसर के पास है। इन दोनों में भ्रष्टाचार के अधिक मामले हैं। अगर 2% अधिकारियों को ईमानदारी के लिए छोड़ दिया जाए, रिजर्व कर दिया जाए, तो कोई ईमानदार नहीं है। जिसको जहां मौका मिला नागरिकों के अधिकारों का दमन किया गया, शोषण किया गया। और इसके बावजूद उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जानबूझ करके RTI का संरक्षक है राज्य सूचना आयोग। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में अगर स्वदेश कुमार साहब IPS को छोड़ दें और उनकी ईमानदारी को छोड़ दें, इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में IAS IPS आज संभाल रहे हैं। क्या हाई कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश महोदय या अन्य माननीय न्यायाधीश महोदय मुख्य सूचना आयुक्त बनने के लायक नहीं है? आखिर न्यायिक अधिकारियों को क्यों सामने नहीं लाया जाता है? किसी सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, सोसाइटी, अधिवक्ता को मुख्य सूचना आयुक्त क्यों नहीं बनाया जाता है? या विभिन्न कार्य योजनाओं में जो अधिवक्ता हैं उनको कमेटी बनाकर सुपीरियर पोस्ट क्यों नहीं दी जाती है? मैं जानना चाहता हूँ। निचली अदालतों में अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई मामला आता है, जैसे सेशन जज के यहाँ, DA के यहाँ कोई मामला आता है, तो कुछ लोगों को, अधिवक्ताओं को जेल भेजने में आनंद आता है। और जब IPS या अधिकारियों की बात होती है तो उनकी कलम की इंक जाम हो जाती है। ऐसे भी मामले मैंने देखे हैं। जितनी महिला अधिवक्ता साथी हैं वह अलग से इस मामले में कार्रवाई करें, महिला आयोग में अप्रोच करें, संवैधानिक संस्थाओं को दें। वह इसलिए दें क्योंकि हमारे टैक्स पेयर के पैसे से ही उनका खर्च उसमें जुड़ा होता है। ये देखने की बात है कि कितना एक्टिव हैं वो। किसी को यहाँ माता पिता तो अपने ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। एक गैर आदमी अगर लाठीचार्ज करता है और उससे चोटें आती हैं, चाहे डॉक्टर हो या पुलिस हो या कोई अपराधी हो, तो उसको चिन्हित करके उसकी सारी सेवाएं, न्यायिक सेवाएं नहीं देनी चाहिए, उसका बहिष्कार करना चाहिए। अधिवक्ता को कोई राज्य सरकार से पैसा नहीं मिलता है, अधिवक्ता कोई किसी का गुलाम नहीं है। जब चाहेगा कार्य करेगा, जब चाहेगा कार्य नहीं करेगा। उससे हड़ताल से कोई मतलब नहीं है।
अगर अधिवक्ताओं की पिटाई की जाएगी, अधिवक्ताओं का शोषण किया जाएगा, उनका अपमान किया जाएगा, तो मैं पुलिस व्यवस्था से कहना चाहता हूँ, ये जो एक ढोंग है, कानून का एक ढोंग है, लाइन हाजिर और निलंबन, ये अपने पास ही रख लें, इसका कोई मतलब नहीं होता। कानून में बदलाव करें कि अगर अधिवक्ताओं के ऊपर हमला होता है तो सीधे बर्खास्तगी होगी, सीधे SC ST एक्ट की तरह कड़ी धाराएं लगेंगी और संपत्ति जब्त होगी। ऐसे कानून आने चाहिए। अगर कानून नहीं आते हैं और कानून का ड्राफ्ट अधिवक्ता तय करेगा, ये नौकरशाही IAS IPS नहीं तय करेंगे, इस पर भी मुझे आपत्ति है। मुख्यमंत्री ने जो कमेटी बनाई है उसका ड्राफ्ट अधिवक्ता तय करेगा और ये राज्य सरकार नहीं तय करेगी। मैं तो राज्य सरकार को विशेष रूप से जो जिस तरह से भ्रष्टाचार राज्य सरकार में है और अधिवक्ताओं का शोषण हो रहा है और कहीं कोई न्याय नहीं है, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री और व्यवस्थापिका से हमारा कोई मतलब नहीं है। व्यवस्थापिका ने कानून पास कर दिया, बात खत्म होती है। आपका जनपद में संरक्षक माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय हैं, इसके बाद अगर फिर कुछ होता है तो जितने माननीय न्यायाधीश हैं वो संरक्षक हैं। इसके बाद में हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय अधिवक्ताओं के संरक्षक हैं, उनके परिवार के संरक्षक हैं और सभी माननीय न्यायाधीश संरक्षक हैं। इसके बाद में दिल्ली में माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय माननीय उच्चतम न्यायालय हमारे संरक्षक हैं और जितने भी माननीय न्यायाधीश हैं वो संरक्षक हैं। राज्यों के हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश हमारे संरक्षक हैं। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, कोई भी कार्यपालिका का अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, सरकार व्यवस्था से हमारा कोई विशेष मतलब नहीं है। हमारा संरक्षक भारतीय संविधान है। तो सीधे अगर अधिवक्ताओं की बात आती है तो इनको केवल एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाएगा कि कार्रवाई करते हैं या नहीं, ये इनका अपना मंतव्य है। लेकिन इनके आगे पीछे घूमना, इनसे मुलाकात करना, ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि अधिवक्ता न्यायिक परिषद का अधिकारी है। और अभी एक आदेश प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने निकाला था कि कोई भी मीडिया सरकार की बदनामी ना करे। संजय प्रसाद साहब को एकदम स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि बदनामी तब होती है जिस खबर में सच्चाई नहीं होती है, झूठ होता है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया जनता की आवाज़ है, जनता के बारे में बताया जाता है और जब शोषण होता है या कानून का उल्लंघन होता है, वो चीज़ें सामने आती हैं तो कोई भी नौकरशाह कार्रवाई नहीं कर सकता। ये बात नौकरशाही को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। जिस तरह से अगर कोई अधिवक्ता किसी पुलिस वाले पर हमला कर दे या अपने आत्मरक्षा में उसकी पिटाई कर दे तो पुलिस मुकदमे दर्ज करती है, इसी तरह जब अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है तो परिवाद की कार्रवाई में शासन सहित पक्षकार बनाते हुए कड़ी कार्रवाई करें। किसी अधिकारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा संरक्षक संविधान है। वो बात अलग है कि पूरी व्यवस्था ही भ्रष्टाचार के कंट कंट में डूब जाए, आपकी सुनवाई न हो, वो समय अलग है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट में स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, अगर राज्य सरकार नहीं सुन रही है तो सारे माननीय विधायकों को, सारे सांसदों को और जितने भी नौकरशाह हैं यूपी में और जितने भी मंत्री हैं, कुछ मंत्री तो वकील भी हैं, और उन्होंने चुप्पी साध रखी है, तो ये बहुत शर्म की बात है। उनको विशेष तौर पर रिप्रेजेंटेशन भेज करके और कम से कम 15 दिन का इंतज़ार करने के बाद में बाई नेम याचिका में पार्टी बना करके हाई कोर्ट में याचिका दाखिल होनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की ओर से दाखिल होनी चाहिए, क्योंकि एक समस्या हम लोगों के सामने ये होती है, हाई कोर्ट में जब हम लोग अपेयर होते हैं
तो कुछ माननीय न्यायाधीश इस पर आपत्ति करते हैं कि अधिकारियों को बाई नेम पार्टी क्यों बनाया जा रहा है। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं जितनी भी याचिकाएं दाखिल करूंगा सब में बाई नेम पार्टी बनाऊंगा। अधिवक्ता का ये अधिकार है किसको पार्टी बाई नेम बनाता है, किसको नहीं बनाता है। न्यायालय मौखिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। जो अधिकारी काम कर रहा है उस पोस्ट पर, तो पोस्ट नहीं काम कर रही, वो आदमी काम कर रहा है, उसका कार्यकाल काम कर रहा है। अगर उसका कार्यकाल है और उसने काम किया है तो वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है, अगला ऑफिसर जिम्मेदार नहीं है। इसलिए बाई नेम पार्टी पर ऐसी कोई भी टिप्पणी माननीय न्यायाधीश ना करें, ऐसा मैं विनम्र निवेदन करता हूँ। प्लीडिंग का कार्य अधिवक्ता का है। अगर विशेष रूप से कोई दिक्कत है तो वो ऑर्डर पास करें ताकि उसकी अपील की जा सके। लेकिन जितने भी अधिवक्ता बंधु हैं सारे अधिकारियों को बाई नेम पार्टी बनाएं और यह ध्यान रखें कि अवमानना कहाँ कहाँ पर हो रही है। अवमानना याचिका तत्काल दाखिल करें और जरूरत पड़े तो मानहानि का मुकदमा भी दाखिल करें। अगर जरा सा भी कोई भी चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं दिव्यांग हूँ, इसके बाद भी विकास खंड से मेरा गरीबी रेखा का कार्ड नहीं बना और कई भ्रष्टाचार विकास खंडों में किए गए। विकास खंड भ्रष्टाचार का वो दरिया है जो कभी कम होने का नाम नहीं लेता। यूपी के जितने भी विकास खंड हैं, चाहे जो योजना है, सब भ्रष्टाचार के तौर तरीकों से, कानून से, ऐसे लचर कानून हैं जिनका फायदा उठाया जाता है। आज भी हजारों करोड़ रुपए सरकार बहाती है। गांव की दशा क्यों नहीं सुधरती है? क्योंकि न सरकार चाहती है जांच कराना, न वहाँ की व्यवस्था चाहती है। सारा पैसा, मजदूरों का पैसा बताइए, उनके खातों से निकाल लिया जाता है और मनरेगा में किस तरह का भ्रष्टाचार है कोई छिपा नहीं है। तो मैं उसका जिम्मेदार IAS ऑफिसर ही है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग मज़दूरों की मजदूरी खाने से पीछे नहीं हट रहे हैं तो उनसे किस बात का मुंह छिपाना, उनको किस बात का डरना। अगर किसी ऑफिस में अधिवक्ता जाता है उसको बैठने के लिए नहीं कहा जाता है तो आप भी ध्यान रखिए कि अगर आपके किसी फंक्शन में या कोई माननीय न्यायाधीश आते हैं तो उनका सम्मान करिए। अगर कोई अधिकारी आता है तो उसको बैठने के लिए मत कहिए, उसको भी खड़ा रखिए ताकि उसको इस बात का एहसास हो कि मैंने क्या किया है। और अधिकतर अपने फंक्शन में न्यायिक अधिकारियों को ही आमंत्रित करिए, बाकी व्यवस्थापिका के लोगों को आमंत्रित करने से बचें। क्योंकि जिस सरकार में अधिवक्ताओं का शोषण होता हो, मानवाधिकार समाप्त हो, सिविल सोसाइटी समाप्त हो, तो वह सरकार नहीं होती। आदमी अपने पूर्ववर्ती उत्पीड़न को भूल जाता है, सरकार में होता है। ये सबसे बड़ी कमी है। मैं पुनः उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, यशस्वी माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय पवार साहब को बधाई देता हूँ कि अधिवक्ताओं के मामले में, उनके शोषण होने के मामले में उन्होंने कड़ी कार्रवाई की है, स्वतः संज्ञान लिया है। हमारे संरक्षक हैं और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे संरक्षकों की ज़रूरत है जो अधिवक्ताओं का दर्द सुन सकें, समझ सकें। और उनको मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।